मेरे सामने बैठी थी। हम दोनों मरी घूमने आए थे। मेरे लिए खुद को ज़ब्त करना मुश्किल हो रहा था। मुझे डर था कहीं मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए। मैं वहाँ से बहाना करके अपने होटल के कमरे पे आ गया। फिर कुछ देर बाद हानिया मेरे कमरे में आई। मैंने उससे कहा, "ये सब मुनासिब नहीं है हानिया।" पर वो बहक चुकी थी। मेरे ज़हन में अपने हाफ़िज़ बाप के अल्फ़ाज़ गूंजे कि अगर कभी गुनाह हावी होने लगे और वो अल्लाह के खौफ से छोड़ दिया जाए, तो अल्लाह ताला उसका बहुत इनाम देता है। मैंने फ़ौरन ही हानिया को कमरे से निकाला और अगले दिन ही वापस कराची आ गया। पर घर पहुंचा तो सब जमा थे। मुझे देखते ही मेरे बाप ने मेरा माथा चूमा। मैं हैरानी से जो ही अंदर गया, पत्थर होके सजदे में गिर पड़ा, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम। इतने चेहरों में मेरी नज़र सिर्फ़ एक दिलकश चेहरे पर टिकी हुई थी और उसी की खातिर मैं इस शादी में शादी में शिरकत करने चला आया था, वरना ऐसे हंगामों से मैं हमेशा दूर ही रहना पसंद करता हूँ। बिल-आखिर मेरी नज़र उस पर टिकी तो मेरी तलाश ख़त्म हो गई और नज़र उस पर टिक के ही रह गई। सुर्ख़ रेशमी जोड़े में वो बहुत हसीन लग रही थी। उसके जोड़े की सुर्खी की छाप उसके चेहरे पर वाज़िह थी। वो इधर-उधर देख रही थी जैसे किसी की तलाश में थी। उसकी नज़र मुझ पे आ टिकी तो जैसे उसकी भी तलाश ख़त्म हो गई। मैं तो खुद उसकी दीद में मुंतज़िर था। मुझे अपनी जानिब मुतवज्जो पाकर उसने अगले ही पल निगाहें फेर ली। मैं उसकी अदा पर मुस्कुरा उठा। मैं जानता था कि वो शर्म और हया का पैकर थी, इसीलिए कज़न प्लस मंगेतर होने के बावजूद उसने आज तक कभी मुझसे बात नहीं की थी। वैसे ये जुर्रत तो मैं कभी खुद भी नहीं कर पाया था, लेकिन आज मैंने ठान लिया था कि उसकी मधुर आवाज़ ज़रूर सुनूँगा। मुश्ताक, मुझे तुमसे एक काम है। मैं जो ही जोशो-खरोश से अपने बचपन की मंगेतर और मोहब्बत की तरफ पलटा, तो मुझे अपनी तरफ पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंका। मैं अपने पीछे हानिया को खड़े देखकर कुछ हैरान था। भला उसको मुझसे क्या काम था? हाँ, बोलो हानिया, क्या बात है? मैंने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाते उससे मसरूफ़ से अंदाज़ में बोला। वो मुझे दरअसल रियाज़ी के नोट चाहिए थे। अगर तुम मुझे दे दो तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं कुछ हैरान था। हानिया मेरी मोहल्लेदार थी। उसके और मेरे मज़मून एक जैसे थे। मगर उसको मेरे बनाए गए नोट्स की ज़रूरत क्यों पड़ गई? वो तो खुद बहुत समझदार थी और मोहल्ले की अक्सर तालिब इल्म उसी के नोट से तैयारी किया करते थे। लेकिन अब ये सब सोचने का वक़्त नहीं था। अच्छा हानिया, तुम बिलाल को भेज देना, मैं कल उसे थमा दूँगा। मैंने उसके छोटे भाई का नाम लिया तो वो मुस्कुराई। मैंने दोबारा अपने मंगेतर की जानिब निगाह दौड़ाई तो वो वहाँ से गायब थी। अरे यार! कहाँ गई? मैं ये मौका गँवाना नहीं चाहता था, लिहाज़ा जल्दी से उसकी तलाश में आगे बढ़ने लगा, तो मुझे हानि की आवाज़ सुनाई दी। आपका शुक्रिया। मैं उसको नज़रअंदाज़ करता हुआ अपने मंगेतर की तरफ बढ़ने लगा, तो वो मुझे एक कोने में सहेली के साथ खड़ी नज़र आई। मैं फ़ौरन ही उसकी तरफ लपका, उसका ध्यान मेरी जानिब हुआ। मुझे आते देखकर उसकी सहेली फ़ौरन रुफू चक्कर हो गई। तुम्हारी सहेली बड़ी समझदार है, कबाब में हड्डी नहीं बनी, मैंने मुस्कुरा के कहा, तो वो शर्मा गई। मुझे उसका यूँ शर्माना बहुत पसंद था। मुझे बेबाक और लड़कों से फ्री होने वाली लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। मगर आपकी दोस्त शायद इतनी समझदार नहीं है, तभी कबाब में हड्डी बन के खड़ी थी। नगीना की ये बात मुझे हैरान कर दिया। जहाँ नगीना ने इशारा किया, हानिया को खड़े देखकर मैं हैरान हुआ। वो मुझे आपसे एक और बात भी करनी थी। वो होंठों में उँगली दबाकर बोली तो मैं चौंक गया। अब क्या बात है? मैं चारों नाचार बोला। कुछ नहीं। वो फ़ौरन गड़बड़ा गई। आपकी कज़न बहुत खूबसूरत है। वो उस जानिब इशारा करते हुए जहाँ नगीना खड़ी थी। मैंने पलट नगीना की जानिब देखना चाहा था, लेकिन वो अब वहाँ मौजूद नहीं थी। लेकिन न जाने कहाँ, कब, कैसे चली गई, मुझे मालूम नहीं था। इस हानिया की बच्ची की वजह से इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। तुमने बस यही कहना था? मैं दाँत चबा के बोला तो वो चौंक उठी। नहीं, मुझे एक और बात भी करनी है। वो सर खुजाते हुए बोली, लेकिन वो तो मैं भूल गई। न जाने इस लड़की का क्या मसला है। मैंने अपना माथा रगड़ा और नगीना की तलाश में एक और नज़र दौड़ाई। नगीना तो नहीं,
अलबत्ता नगीना का बाप और अपने चाचा की नज़रें खुद पर जमी देखी तो मैं गड़बड़ा सा गया और फौरन ही हानिया से पलटा और कहा, वो सिर्फ मेरी कज़न नहीं, मेरी मंगेतर भी है। मैंने रुक कर उसे मुस्कुरा कर इतला दी तो वो चौंक उठी। मैं लंबे लंबे कदम उठाता फौरन ही वहाँ से निकल गया। कहीं चाचा को हार्ट अटैक ना आ जाए, मैंने दिल में सोचा। मेरा नाम मुश्ताक है, मेरा अब्बा हाफिज़ कुरान है। हमारा घराना शुरू से ही मजहबी था। मैं शुरू से ही अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता रहा हूँ। वैसे तो वो नहर के महकमे में सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन कुरान हाफिज़ करना और दूसरों की तालीम देना उनका सबसे बड़ा शौक़ था। उनकी ख्वाहिश थी कि उनके तमाम बच्चे हाफिज़ कुरान बने और दीन की राह पर चलें। मैं तो कुरान हिफ्ज़ ना कर सका, लेकिन मेरे से छोटा भाई अभी अब्बू की दिली ख्वाहिश पूरी कर रहा था। अब्बा और मोहल्ले के आसपास के सभी बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाया करते थे। उनके सख्त असूलों ने हम सबको एक नज़्म व ज़ब्त का माहौल दिया। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था, इसीलिए अब्बा की ज़्यादा सख्तियाँ मुझ पर ही थी। मेरे 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन भी थी। अब्बा हमेशा कहते थे कि तुम्हें अपने छोटे भाइयों के लिए एक मिसाल बनना होगा। तुम्हारा रवैया और आमद उन्हें ज़िंदगी के सही रास्ते पर चलने की रहनुमाई करेगा। उनकी बातें हमेशा मेरे ज़हन में रहती और मैं उन पर अमल करने की पूरी कोशिश करता। मैं निकम्मा नौजवान नहीं था, अपनी पढ़ाई में दिल लगाकर मेहनत करता था और गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर जाने से भी गुरेज़ करता था। लेकिन फिर भी न जाने क्यों अब्बा मुझसे कभी खुश नहीं होते थे। जब भी मौका मिलता वो मुझे ढेरों नसीहतें करते। मैं उनकी हर बात खामोशी से सुन लेता। वैसे मैं अब्बा के तमाम असूलों पे खड़ा था, लेकिन फिर भी न जाने वो हर वक्त इतनी सख्ती क्यों करते थे। कभी कभी दिल चाहता था कि सब कुछ छोड़ के किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां बहुत सुकून हो। शायद दूरी अब्बा के दिल को नर्म कर दे। मुझे हमेशा यही लगता था कि अब्बा मेरे बहन भाइयों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन अम्मा मेरी यह बदगुमानी दूर करने की मुमकिन पूरी कोशिश करती थी। वो मेरे लिए पसंदीदा चीज़ें पकाती, मेरा ख्याल रखती और मुझे हमेशा ये एहसास दिलाती कि मैं उनका सबसे ज़्यादा लाडला बेटा हूँ। मेरे बहन भाई भी मेरा बहुत एहतराम करते थे। अब्बा के भाई और मेरे चचा भी सख्त मिजाज आदमी थे। उनकी बेटी नगीना के साथ मेरा रिश्ता बचपन से ही तय हुआ था और शायद यही वजह थी कि वक्त के साथ साथ मुझे उससे मोहब्बत भी हो गई। ये बचपन का रिश्ता कब गहरी मोहब्बत में बदल गया मुझे एहसास भी नहीं हुआ। हालांकि हमने एक दूसरे से तन्हाई में कभी बात नहीं की, लेकिन ख़ानदान की शादियों या दीगर मौक़े पर जब हम मिलते तो हमारे नज़रों और मुस्कुराहटों का तबादला हो जाता। उसकी नज़रों से मुझे अंदाज़ा हो जाता कि आग दोनों तरफ बराबर लगी है और वो भी मुझे इतना ही चाहती है जितना मैं उसको चाहता हूँ। शायद हमारे रिश्ते को अल्फाज की ज़रूरत नहीं थी। नगीना बेहद हसीन और शर्म हया वाली और पर्देदार लड़की थी। वो ना सिर्फ मेरे दिल की मलका थी, बल्कि मेरी दुआओं का मरकज़ भी बन चुकी थी। मुझे वो अपने ख्वाबों की शहज़ादी लगती थी और मैं हर वक्त उसी के ख्याल में ही खोया रहता था। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैंने उसे एक ख़ानदान की शादी में देखा था। वो सुर्ख लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी झुकी हुई आंखें और शर्मीली मुस्कुराहट मेरे दिल में हमेशा के लिए बसी हुई थी। मैंने अपनी डिग्री मुकम्मल की तो मोहल्ले में रहने वाले चचा असलम ने मुझे नौकरी के लिए दरख्वास्त देने के लिए कहा। उनकी कंपनी में सीटें खाली थी। मैंने भी एक इम्तिहान पास किया था। चचा असलम ने कहा, फ़ौरन ही दरख्वास्त दे दो क्योंकि उन्हें लड़कों की ज़रूरत है। तुम अपनी तालीम के साथ साथ ये जॉब भी कर सकते हो। चचा असलम की ये बात मुझे सही लगी और मैंने नौकरी के लिए दरख्वास्त दे दी। जल्द ही मुझे उनकी तरफ से जवाब आया और मुझे नौकरी मिल गई। अब्बा के मशवरे से मैंने नौकरी शुरू कर दी। मैं नौकरी पाकर बहुत खुश था। ये मेरी ज़िंदगी की पहली ख्वाहिश थी। मैं घर के हालात बदलने में अम्मा अब्बा की साथ दे रहा था और फिर अपने पैरों पर खड़े होने का मज़ा ही कुछ और है। मैंने खुशी-खुशी दफ्तर जाना शुरू किया। उसी कंपनी में हानिया को काम करते देखा, मैं हैरान रह गया। वो चचा असलम की बेटी थी। चचा असलम हमारे मोहल्लेदार थे। उनके साथ हमारी अच्छी इस्लाम दुआ थी। वो हमारे घर से कुछ फासले पर थे। इससे पहले हानिया और मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। बस आते-जाते सलाम दुआ हो जाती थी। हानिया एक शौख और चंचल और बातूनी लड़की थी।
वो मेरे उस दफ्तर में नौकरी मिलने पर बहुत खुश हुई और उसने खुशी का इजहार भी किया। वो बेतकल्लुफ़ होने वाली लड़की नहीं थी, जबकि मैं शर्मीले मिजाज का आदमी था। मेरी ज़्यादा जल्दी किसी से बॉन्डिंग नहीं होती थी और ना मुझे दोस्ती करने का शौक था। लेकिन एक साथ दफ्तर में काम करने से हमारी अच्छी दोस्ती और कुछ बेतकल्लुफ़ सी हो गई थी। इसका ज़्यादातर क्रेडिट तो हानिया की बातूनी और शौक और चंचल लहजे से जाता था। वो भी अपनी तालीम मुकम्मल कर रही थी और अपने शौक की वजह से नौकरी भी कर रही थी। वैसे भी दफ्तर का माहौल ही ऐसा था कि सभी एक दूसरे से बेतकल्लुफ़ से बात किया करते थे। हानिया मुझसे पहले वहाँ काम कर रही थी, इसलिए उसने काम को समझने और माहौल में सेटल होने में काफ़ी मदद की। मैंने अपनी पढ़ाई भी साथ साथ जारी रखी और नौकरी को भी वक्त देता रहा। अब मुझे इस बात का खुशी थी कि मैं 4 पैसे कमाने के काबिल हो गया हूँ और घर को अम्मा को भी खर्चा देने लगा था और अक्सर अपने बहन भाइयों की फरमाइशें भी पूरी करता था। और अपने बहन भाइयों की फरमाइशें पूरी करने का मज़ा ही अलग है। अरे, तुम अब तक गई नहीं? एक रात दफ्तर में काम निपटाने के बाद मैंने जब हानिया को देखा तो वो परेशानी में खड़ी हुई थी। कुछ हैरान हुआ मैं। वो बार बार अपने घड़ी की जानिब देख रही थी। पता नहीं रिक्शे वाला अभी तक नहीं आया। मैंने उसको 8 बजे का वक्त दिया था। उसने परेशानी से अपनी कलाई की बांधी घड़ी को देखते हुए मुझे कहा तो मैं चौंक गया, क्योंकि आज दफ्तर में मामूल से ज़्यादा देर हो गई थी। अमूमन हमारा दफ्तर 5 बजे तक बंद हो जाता था, मगर आज हमें कुछ ज़रूरी काम करने के सिलसिले में देर तक रुकना पड़ा। अब तो बहुत रात हो गया, तुम घर कैसे जाओगे? मैं तुम्हें छोड़ दूँ? मैंने उसे पेशकश की तो वो खुश हो गई। अरे हाँ, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। मैं इतनी देर से परेशान हो रही थी, पहले ही तुमको कह देती। वो जल्दी मेरी बाइक पर चढ़कर मेरे पीछे बैठ गई थी। मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि ये पहली दफ़ा था कि मैंने किसी लड़की को अपने बाइक पर यूं बिठाया था, लेकिन मजबूरी थी। वो मेरे घर के करीब ही तो रहती थी और मैं उसी तरफ जा रहा था। मुझे उसको यहाँ अकेला छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा था, लिहाजा मैंने बाइक स्टार्ट की और उसे लेकर चल दिया। रास्ते भर में वो खुशी से मुझसे बातें करती रही। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं लड़कियों की ऐसी बातों को ज़्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि मुझे खुद इन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन हानिया बेतकल्लुफ़ किस्म की लड़की थी। मैंने उसे कंधे से हाथ उठाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा शायद वो बुरा ना मान जाए या मुझे तंज वाले नज़रों से ना देखे। इसीलिए मैं चुपचाप बाइक चलाता रहा और उसको घर के दरवाजे पर छोड़कर अपने घर चला गया। ये काम सिर्फ मैंने उसे हमदर्दी के लिए किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ मुसीबत इतनी बड़ी बन जाएगी। मेरे रिश्तेदारों में से न जाने किसने ये सब देख लिया। उसने जाकर मेरे चाचा को बात बढ़ाकर बयान की और चाचा ने फ़ोन करके अब्बा से शिकायत की। अब्बा ने मुझसे पूछा तो मैंने अब्बा को साफ साफ बता दिया कि रिक्शे वाला उसको लेने नहीं आया था, तो इसीलिए मैंने उसे घर छोड़ दिया। इसमें बड़ी बात क्या है? मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है। मुझे लगता है कि तुम उसको पसंद करने लगे हो। अब्बा मुझ पर शक करने लगे। मुझे अब्बा के यूं शक करने पर बहुत दुख हुआ। मैं उनको अपनी वजाहत दे चुका था, लेकिन फिर भी उनको मेरी बात पर यकीन ही नहीं था। अगर अपने माँ बाप ही यकीन ना करें तो और कौन करेगा? चाचा अगले दिन ही आ गए। मैंने मुनव्वर की शादी में भी इन दोनों को आपस में फ्री होते देखा था। चाचा की बात सुनकर मैं सख्त परेशान हो गया। चाचा, वो इतने अरसे पहले की बात है। हाँ, तो तब से ही तुम इसके पीछे हो, जबकि तुम्हें पता है तुम मंगनी शुदा हो, तो दूसरी लड़कियों के साथ फ्री होना तुम्हारा नहीं बनता। चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मा अब्बा के सामने चाचा के अल्फाज मुझे सख्त शर्मिंदगी में मुब्तला कर रहे थे। चाचा को ये सब बोलने से पहले सोचना चाहिए था। मैं आपका होने वाला दामाद भी तो हूँ। मैंने संजीदगी से चाचा को मज़ीद कुछ कहना चाहा, मगर वो मज़ीद उखड़ गए। तुम मेरे दामाद कभी नहीं बन सकते। मैं ये रिश्ता ख़त्म कर दूँगा। वो गुस्से में चीख कर बोले तो मेरा दिल धड़क सा गया। ये क्या कह रहे हो चाचा? ऐसे कैसे मुमकिन है? नगीना मेरे बचपन की मंगेतर है। तुम ये रिश्ता कैसे ख़त्म कर सकते हो? मैंने हैरत से चाचा की तरफ देखा, जो गुस्से में भरे बैठे थे। बस मैंने कह दिया, वो तुम्हारी बचपन की मंगेतर बाद में होगी, पहले मेरी बेटी है और उसकी ज़िंदगी का फैसला और हक सिर्फ मुझे है, तुम्हें नहीं।
میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی بیٹی تم جیسے انسان کے حوالے نہیں کروں گا۔ چاچا کی بات سن کر مجھ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے۔ بھلا میں نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ معمولی سی بات کو اتنی بڑی وجہ بنا کر انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے میری بچپن کی منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ میں ان کو سمجھاتا رہا کہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ تم جانتے ہو ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ ایسے معاشرے میں لڑکی کو اپنی بائک پر بٹھا کے گھومنا، وہ بھی رات کے وقت، میں اس کے آگے کیا سمجھوں؟ تم نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا ہے اور شادی کے بعد بھی اسے تنگ کرو گے، اسی لیے میں یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے تمہیں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی، اب سنی ہے تو اسی بنیاد پر بات کر رہا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں بے وقوف ہوں؟ چاچا نے مجھے اتنی باتیں سنائی کہ میں حیران سا رہ گیا۔ حالانکہ کبھی میں نے نگینا کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، لیکن میرا احساسات اور جذبات بھی چاچا کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ انہیں تو اپنی ضد، انا اور عزت زیادہ عزیز تھی۔ چاچا، میں نے وہ سب جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی سے ہوا تھا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہوں اور اب سے معافی بھی مانگ رہا ہوں۔ میں نے چاچا کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ کندھے سے صافہ جھاڑ کر کھڑے ہو گئے۔ دیکھ مشتاق، میں نے تمہاری بہت سن لی، بس کر دو۔ اور کتنا گڑ گڑاؤ گے؟ میں نے تمہیں اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دینا، تم اس قابل ہو ہی نہیں۔ تیرے بچپن میں ہی مجھے پتا ہوتا کہ تو ایسا نکلے گا تو میں کبھی رشتہ ہی نہیں کرتا۔ چاچا کی ضد اپنے عروج پر تھی۔ میں نے مدد کے لیے ابا کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ جب چاچا اپنی ضد پر آ جائیں تو انہیں ہلانا کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ اماں، تو ہی کچھ کر۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو لیکن انہوں نے بھی رخ موڑ دیا۔ کوئی بھی میری مدد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، سبھی مجھے قصوروار ہی سمجھ رہے تھے، حالانکہ میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا۔ پھر بھی میں سزا کا مستحق تھا اور میرے بچپن کی محبت نگینا ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھین لی گئی۔ میں نے اماں اور ابا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ہانیہ اور میرے درمیان کچھ نہیں ہے، مگر وہ نہ جانے کیوں سبھی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور میرا زبردستی اس کے ساتھ چکر بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ میں نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ میں اس سے دور رہوں۔ وہ ایک بے تکلف سی لڑکی ہے، وہ سب کے ساتھ بھی ایسے ہی فری ہو کے بات کرتی ہے، یہ سب اس کے مزاج کا حصہ تھا۔ میں نے اس کو لفٹ دے کر نہ جانے کیا گناہ کر دیا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو بھی میں اس سے اتنی رات کو اکیلا نہ چھوڑتا اور اس کی واپسی کا کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کرتا، مگر یہ بات میں اماں ابا چاچا کو سمجھانے سے قاصر تھا۔ مجھے اپنے منگنی ٹوٹنے کا بہت دکھ تھا اور دکھ کی شدت اس بات سے بھی زیادہ تھی کہ قصور مجھ پر نہیں بلکہ دوسروں کی سوچ کی وجہ سے ہوا۔ اگر میں واقعی گنہگار ہوتا تو شاید یہ دکھ کم ہوتا، لیکن میں بے گناہ تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اپنی بے گناہی کا ثبوت دے سکوں، مگر کسی نے میری بات پر یقین ہی نہ کیا۔ میں جوان لڑکا تھا، ان سب مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے میں بہت پریشان ہو رہا تھا۔ میری منگیتر نگینا میری بچپن کی محبت اور میں اسے اتنی آسانی سے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مجھے دل و جان سے عزیز تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ایک بار خود اس سے بات کروں گا اور اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ ایک مشرقی اور سیدھی سادی لڑکی تھی جو اپنے والدین کے فیصلے کے خلاف نہیں جائے گی۔ ایسے میں وہ میری بات کیوں سنے گی؟ لیکن پھر بھی مجھے اپنی قسمت آزمانی تھی، میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے ہانیہ کو اپنی منگنی ٹوٹنے کی بات بتائی، وہ میرے دکھ پر دکھی ہوئی، لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ منگنی ٹوٹنے کی وجہ وہ خود تھی تو وہ حیران ہو گئی۔ وہ بے یقینی سے بولی، ایسے کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو تمہیں صرف ایک دوست سمجھا تھا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ میرے دل میں ایسی کوئی بات ہے۔ وہ وضاحت دینے لگی تو میں نے اسے روک دیا۔ تم شرمندہ نہ ہو، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، یہ قصور ہمارے معاشرے کے لوگوں کی سوچ کا ہے۔ یہاں لڑکے اور لڑکی کی دوستی کو فوراً غلط سمجھ لیا جاتا ہے اور یہی میرے ساتھ ہوا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ چچا اتنی آسانی سے لوگوں کی باتوں میں آ جائیں گے اور مجھ پر شک کریں گے، اسی لیے میں اس سے ہانیہ سے دور ہی رہتا تھا۔ لیکن تم فکر نہ کرو ہانیہ، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے تو میں ہی ٹھیک کروں گا۔
तो हानिया बोली, नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो मैं ही तुम्हारे दर्द को कम करूँगी, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, हानिया मुझे बोली। तो मैंने कहा ओके। उसकी बातों में अजीब सी तसल्ली थी, मैं जानता था वो मेरे दुख को कम करने की कोशिश करेगी। लेकिन मेरा दिल अब भी नगीना के साथ था और मैं जानता था कि मुझे अपनी जंग खुद लड़नी है। मेरी ज़िंदगी में एक खला पैदा हो गया था। नगीना के बगैर ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वो मेरी सोच का मेंबर थी। अगर उसको मुझसे छीन लिया तो मैं मर जाऊंगा। मैंने ठान लिया कि मैं कोशिश ज़रूर करूंगा, चाहे सब मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। मैं एक तरफ खड़ा था और अम्मा, अब्बा और बाकी सब रिश्तेदार, हानिया दूसरी तरफ। तुम्हारे और हानिया के दरमियान कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, ऐसे ही तो बात नहीं बनी। तभी तो तुम मुझसे बाइक पर घुमा फिरा रहे हो। अम्मा की बात से मुझे बहुत दुख पहुंचा। अम्मा ने कई बार मुझे फ़ोन पर हानिया से बात करते हुए देखा था। जब से मेरी मंगनी टूटी थी, हानिया मुझे रोज़ फ़ोन करने लगी थी। वो अपनी तरफ से मेरे दुख को कम करने की पूरी कोशिश करती थी। शायद वो शर्मिंदा थी कि उसकी वजह से मेरी मंगनी टूट गई है। वो यही सोचती थी कि मेरा दुख कम करना उसका फ़र्ज़ था। मैं उसे कैसे बोल सकता था कि तुम मुझे कॉल ना करो। वैसे भी मुझे उस वक़्त किसी के साथ की ज़रूरत थी और वो मुझे साथ दे रही थी। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि घर वालों का शक मज़ीद पुख्ता हो गया। मैंने कई बार अम्मा को समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी बात पर कोई यकीन ही नहीं करता था। नगीना के बगैर मेरी ज़िंदगी जैसे बिखर सी गई थी और अब हानिया की वजह से मेरे रिश्तेदार मज़ीद दूर हो रहे थे। ये सब मेरे लिए एक नया इम्तिहान था। हानिया, तुम किसी तरह एक बार मेरे नगीना से राब्ता करवाओ, मैंने हानिया से कहा। वो हैरानी से मुझे देखने लगी। तुम उसके साथ राब्ता करके क्या करोगे भला? मैं उसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। उसे बताऊंगा कि हमारे बीच कुछ नहीं है। शायद वो मेरी बात समझ सके और मेरी खातिर कोई स्टैंड ले ले। वो तुम्हारे खातिर क्या स्टैंड लेगी? मुझे नहीं लगता कि उसमें इतना हौसला है। अगर हौसला होता तो वो पहले ही अपने बाबा को समझाकर ये मंगनी ख़त्म होने से रोकती। और मुझे ये भी नहीं लगता कि वो तुम पर एतबार करेगी। वो पुरश